हे फ्रेंड्स, एज यू नो सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस अब ख़त्म होने जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब क्वेरी आ रही है कि सर अगर हम ओल्ड से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ की ध्यान रखनी है। एक ऐसा टाइम आया था जब 2017 में सिलेबस लॉन्च हुआ था, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आई थी। तो उस समय के सिनेरियो के हिसाब से हमने उन स्टूडेंट्स को बताया था कि ओल्ड से न्यू में क्या क्या ध्यान रखना है। फिलहाल आज दूसरा कुछ माहौल है। न्यू सिलेबस काफ़ी मैच्योर हो चुका है, काफ़ी सारे टर्म्स उसके बीत चुके हैं, तो उसके बारे में काफ़ी सारे इंसाइट्स आ चुके हैं और अब हम आपको बता सकते हैं आराम से कि ओल्ड से न्यू में जाने के लिए अब किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल 8 सब्जेक्ट का डिफरेंस बताऊंगा, इन द सेंस जस्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस। दूसरा, आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तीसरा, मैं आपको SCMP का कन्वर्जन समझाऊंगा कि SCMP में यानी कि कॉस्टिंग में आपके ओल्ड से न्यू में क्या चेंजेस आ गए। आप जिसको ओल्ड में AMA बोलते हैं उसको न्यू में SCMP बोलते हैं। और चौथा, मैं आपको SFM का भी ओल्ड और न्यू में कंपैरिजन दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज योर कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन CA फाइनल ओल्ड एंड न्यू कोर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला बात, अगर आप ओल्ड सिलेबस का 8 सब्जेक्ट का नाम जानते हैं तो एक बार फटाफट बोल दीजिए मेरे को कि सबसे पहला पेपर आपका अकाउंट्स होता था। अकाउंट्स का सब्जेक्ट का क्या नाम था? अकाउंट्स का सब्जेक्ट का क्या नाम था? थोड़ा फटाफट बता देंगे मेरे को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था, राइट। दूसरा SFM था। तीसरा एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स था। चौथा कॉरपोरेट एंड अलाइड लॉज था। जिसको प्यार से आप लॉ बुलाते हैं। नेक्स्ट, पांचवा AMA था जिसको आप कॉस्टिंग बुलाते हैं। छठा IS एंड CA इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल्स एंड ऑडिट, यानी कि इसका बुलाते थे, जो किसी का नहीं हो पाया। 7 नंबर डायरेक्ट टैक्स और 8 नंबर है इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो ये नाम आपको मालूम है। एक ब्रॉडली मैं आपको बता दूं कि न्यू सिलेबस में जाके ये सारे सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया है। न्यू सिलेबस में जाके इन सब्जेक्ट्स का नाम, ये न्यू सिलेबस अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो ये न्यू सिलेबस में जाके सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपना नाम मेंटेन करा FR, ये SFM ही है। ये भी सेम ही है, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स ही है। यहाँ पे कॉरपोरेट एंड अलाइड लॉज की जगह नाम हो गया कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक लॉज। और फिफ्थ, AMA अपना नाम बदल लिया है SCMP। 6th नंबर इसका के जगह इलेक्टिव सब्जेक्ट आ गया है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर DT अपने जगह पर अपना नाम बदल लिया, उसके साथ आ गया है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। और 8th नंबर आ गया है IDT, जो जैसा है वैसा ही है। ऑलराइट, सो अगर आप हाईलाइट करके समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉ में इको लॉ के कारण चेंजेस है। SCMP में तो नाम में ही बदल गया, इलेक्टिव सब्जेक्ट आ गया पूरा। DT में इंटरनेशनल टैक्सेशन घुस गया, करेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में जानिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके लिए एक ऑप्शनल रखा हुआ सब्जेक्ट। ऑप्शनल मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, बट आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट, 1 आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स।
ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम है इलेक्टिव में, इसको पेपर 6A बोलते हैं हम लोग, 6A। 6A का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। 6B का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, FSCM। 6C का नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन। 6D का नाम है इको लॉ। 6E का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, GFRS। एंड 6F का नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी करिकुलम ही नहीं है, बस आपको केस स्टडीज़ मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करके समझने कि इसमें क्या मांगा है। फिर GFRS की अगर हम बात करें तो इसका भी कोई ऐसा स्टडी मटेरियल ही नहीं है, इसमें बस डिफरेंस बिटवीन IFRS और US गैप आपको इंस्टीट्यूट मैड में मिलेगा, जो कि आप जनरली FR की क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इको लॉ की अगर हम बात करें तो इसके पीछे आपको पूरा रेफरेंस मटेरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल हैं इसमें, इसका स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन की अगर आप बात करें तो उसका भी स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा। FSCM की आप बात करें तो उसका भी स्टडी मटेरियल आपको पूरा इंस्टीट्यूट में मिलेगा, मैट में स्टडी मटेरियल मिलेगा। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसका भी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट मैट में आपको मिलेगा। ठीक है, सो 4 सब्जेक्ट का एक स्टडी मटेरियल्स हैं। आपको ये पता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, ये आपको नॉलेज अभी तक आ गया होगा। ओपन बुक एग्ज़ाम में आप अपने तरफ से जितने भी बुक्स वहाँ ले जा सकते हैं, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको खोज के आंसर करने पड़ेंगे। नॉर्मली 3 घंटे का पेपर होता है, 4 घंटे का पेपर होता है। मैं अभी पेपर पैटर्न वगैरह में नहीं जा रहा, आपको इन 6 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। यूजुअली स्टूडेंट्स 3 में से एक सिलेक्ट करते हैं, इको लॉ, इंटरनेशनल टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट। यूजुअली सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन 3 के ही मिलेंगे। बहुत समय पहले की बात है, यानी जब पहली बार न्यू सिलेबस आया था तो स्टूडेंट्स ने ऐसा सोचा कि मुझे जिसमें स्पेशलाइज करना है उसको मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाऊं। उन्होंने डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ऐसा सोचा, बट इन 6 से कोई ऐसे स्पेशलाइजेशन कुछ समझ नहीं आया। बट बहुत लोग को टैक्सेशन बहुत पसंद हो जाता है, फाइनल लेवल में आते आते, तो वो इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत लोगों ने लेना शुरू किया। बट धीरे धीरे उनको समझ में आया कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, पास होना मुश्किल हो रहा है। तो पास होने के लिए आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिससे पास होना आसान हो। तो बहुत लोग फिर रिस्क मैनेजमेंट में शिफ्ट हुए। फिर अब रिस्क मैनेजमेंट का पेपर टफ आने लगा तो अब बहुत लोग इको लॉ में शिफ्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ मतलब फ्लो हैज़ कम। और इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि आप इस टर्म अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन में दिए तो अगला टर्म आप किसी और सब्जेक्ट में इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ये आपके चॉइस पे है। इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल रहा कि आप हमेशा फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन ही दोगे। तो इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अभी तक अगर मैं रेफरेंसेस बताऊं पास्ट एक्सपीरियंस का, तो स्टूडेंट्स के बातों से समझ में आया कि इको लॉ सबसे इजी आया और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आया, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से आए। ऐसा, लेकिन ऐसा बात हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी 2 टर्म पहले बोलते थे, बट अभी 2 टर्म से इंस्टीट्यूट रिस्क मैनेजमेंट का पेपर बहुत टफ पूछ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टर्म्स। सो ऐसा आप नहीं मान सकते कि आज इको लॉ अभी तक ईजी आ रहा है तो आपके टर्म में भी ईजी आएगा। बट अगर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस पे जाना चाहते हो तो सबसे ईजी इन सब में इको लॉ ही रहा है, जिसमें आपको जो बुक्स दिया जाता है उसी से क्वेश्चन घूम घाम के आ जाता है। तो इसमें 2 तरह की स्ट्रेटजी होती है चूज़ करने की। मैं जिसमें स्पेशलाइज करूँ उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ कि मैं उसे सिलेक्ट करूँ जिससे मैं पास हो जाऊँ। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस ज़्यादातर यही रहता है कि मैं जिसमें पास पहले हो जाऊँ उस पर फोकस करूँ। हालांकि 2017 में माहौल अलग था, उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैशनेटली ये सोचते रहते थे कि नहीं मेरे को तो उस पर काम करना है, उस पर पढ़ाई करना है जिसमें मैं स्पेशलाइज़ करूँगा। तो स्पेशलाइजेशन वगैरह देखिए CA बनने के बाद ही होगा। CA बनते बनते स्पेशलाइजेशन कुछ ऐसे मैटर नहीं करेगा। मेरे हिसाब से भी अगर चलें, मेरा रिकमेंडेशन पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा समझ में आता हो, नाम से, अभी तो नाम से ही बोलूँगा, उसी के पीछे जाएं। अगर आपको टैक्स बहुत प्रिय है, आप टैक्स पे बहुत काम किए हुए हैं, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिसके आपको सपोर्ट ज़्यादा मिले आप उस पर जाइए, जैसे इको लॉ के सपोर्ट मिल जाए, रिस्क मैनेजमेंट की सपोर्ट मिल जाए,
उस पर ज़्यादा जाइए। जैसे मैंने आपको टिक इसलिए करके दिया कि ये सबका स्टडी मटेरियल मिल गया, तो उस पर जिस पे सपोर्ट ज़्यादा मिल जाए उस पर जाइए, और जिसमें पास होना ईजी उस पर जाइए। अगर रेटिंग वाइज चलोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये स्टूडेंट रेटिंग है, मेरा रेटिंग नहीं है, मैं थोड़ी ना इसमें एग्ज़ाम दिया हूँ। 1 2 3 स्टूडेंट जो रेटिंग दे रखा है वो ये दे रखा है। अब आपको चूज़ करना है कि मेरे को किस पे जाना है। तो ये हुआ। ओल्ड से न्यू में आएंगे तो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर आपका इसका क्लियर नहीं हुआ है तो इसका की जगह आपको ये इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो अब हम लोग चलते हैं अंदर। सीए फाइनल ओल्ड वर्सेस न्यू को कंपेयर कर रहे हैं इन द सेंस फॉर एएमए, यानी कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर। कॉस्टिंग सब्जेक्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। एएमए यानी कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट पे थोड़ा सा चिंतन करना है, डिस्कशन करना है कि क्या क्या नया हो गया है। सबसे पहला मैं चैप्टर्स को कंपेयर करके बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने चैप्टर्स लिखा है एएमए का ऑफ ओल्ड सिलेबस, ठीक है। ओल्ड सिलेबस का अगर आप इंस्टीट्यूट मैट खोलेंगे तो ये सब चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो आप एक एक करके चैप्टर वाइज समझो। अगर हो सके तो आप भी अपना इंस्टीट्यूट मैट खोल लो ओल्ड सिलेबस का और उसमें मार्किंग कर लो। तो जैसे फर्स्ट आपका चैप्टर आता है डेवलपमेंट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स आपके इंस्टीट्यूट मैट में दिए हुए हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ रिमूव हुआ है, वो है MRP 1 एंड 2, जिसके बारे में न्यू सिलेबस में कोई डिस्कशन नहीं है। और बाकी सब ये सारा का सारा मैटर एज इट इज़ न्यू सिलेबस के मैट में भी आपको मिलेगा। यस जी हाँ, सब कुछ मिलेगा। न्यू सिलेबस में थोड़ा और सम्स वगैरह मिलेगा, बट थियोरेटिकली ये सारा का सारा चीज़ इसमें मिलेगा। इसमें आपको जो न्यू सिलेबस के मैट में डाला हुआ है उसका चैप्टर नेम थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। जैसे न्यू सिलेबस में ये वैल्यू चेन एनालिसिस का जो पार्ट है वो एक पूरा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से घुस गया है। ये न्यू सिलेबस के चैप्टर का नाम में मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें घुस गया है। अभी उतना मार्किंग करके मतलब नहीं, अभी बस यही जानना है कि क्या हट गया और क्या सब है, ठीक है। तो ये सारा का सारा है, लाइफ साइकिल है, टारगेट है, ABM है, ठीक है, TQM है, JIT है, ये सब बस रीशफल हो गया, बेसिकली शफल हो गया। आप ऐसा समझिए कि ये सब मिल के दूसरे दूसरे चैप्टर में जाके बैठ गए। जैसे ये इंस्टीट्यूट का चैप्टर 1 में घुस गया, ये आपका पूरा चैप्टर इंस्टीट्यूट का चैप्टर नंबर 4 में घुस गया, ये चैप्टर 4 में घुस गया। ये आपका JIT बोलकर न्यू सिलेबस में एक सेपरेट चैप्टर है। JIT बोलकर न्यू सिलेबस में एक सेपरेट चैप्टर बना दिया इन्होंने, जिसका नाम दे दिया चैप्टर 3 फॉर एग्जांपल। ये चैप्टर 3 में घुस गया। सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चैप्टर 4 में है। फिर ये BPR चैप्टर 3 में डाल दिया। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स इन्होंने चैप्टर 2 में डाल दिया। TQM को चैप्टर 2 में डाल दिया। मतलब सब कुछ है। बाकी क्या हुआ, खाली MRP 1 और 2 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो जो भी आप ओल्ड सिलेबस में पढ़ें एज इट इज़ काम आ जाएगा। हाँ, सम्स अलग हो गया है थोड़ा सा, सम्स में डिफरेंस है, वो मैं ओवरऑल आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले चैप्टर मिला लो। फिर आता है डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड CVP। ये हमारे यहाँ पर भी न्यू सिलेबस में है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, और उसमें डिसीजन मेकिंग नाम से ही डाला हुआ है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड CVP में एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा था, वेरी डिटेल्ड। प्रीवियसली बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था। हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम अपने सिलेबस में इसी चैप्टर पे बिताते थे। नाउ थोड़ा सा लेस डिटेल्ड है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिटेल में कम है। तो पहले क्या था कि नंबर ऑफ सम्स वगैरह, देखिए ओल्ड सिलेबस का एक्सपीरियंस ज़्यादा था ना हमारे पास, यानी कि बहुत सारे पास्ट टर्म्स के क्वेश्चन पेपर्स थे, तो उसके कारण वो सारे सम्स करते करते नंबर ऑफ सम्स बढ़ गए थे। अब डिसीजन मेकिंग का अभी तक क्या न्यू सिलेबस में उतना ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, तो एक्सपीरियंस वाइज हम लोग थोड़े से कमज़ोर हैं, तो क्वेश्चंस नंबर भी कम है और थोड़ा सा वॉल्यूम वाइज भी डिस्कशन यहाँ पे कम कर दिया है। मतलब एज इन सम्स ही कम हुआ है कंसेप्चुअली। जैसे आप CVP यहाँ पे पढ़ते हो तो यहाँ पे CVP को थोड़ा छोटा कर दिया है। जितना वैरायटी यहाँ पे CVP में था उतना वैरायटी यहाँ CVP में नहीं है, ठीक है, लेस वैरायटी है। उसके बाद रेलिवेंट कॉस्टिंग जितना वहाँ पे था वो पूरा एज इट इज़ है, रेलिवेंट कॉस्टिंग में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बट पॉइंट ये कि रेलिवेंट कॉस्टिंग में जो सम्स था वो सम्स यहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इतना एग्जाम हुआ ही नहीं है और वो सारा क्वेश्चन जो ओल्ड सिलेबस का था वो पूरा रिपीट किया नहीं है। रेलिवेंट कॉस्टिंग के बाद हम लोग आपके साथ मेक और बाय पढ़ते थे, तो मेक और बाय एज इट इज़ है यहाँ पे। हाँ, बस सम्स थोड़ा सा कम है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। की फैक्टर पढ़ते थे, यहाँ पे की फैक्टर भी है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग पढ़ते थे, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी है।
फिर यहाँ पर आप एक मैं अदर एरियाज़ बोल के पढ़ा देता था बाकी सब डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन, वो अदर एरियाज़ यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइसिंग डिसीजन, वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये चैप्टर पूरा सेम है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस ऐड हुआ है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यू बोलकर एक कॉन्सेप्ट है, वो ऐड हुआ है। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, एक दो क्वेश्चंस अलग है, वो छोड़ दीजिए आप, क्वेश्चंस की बात हम नहीं करें, कॉन्सेप्चुअली खाली ये पोर्शन न्यू ऐड हुआ है। बजट और बजटरी कंट्रोल में पूरा चेंज हो गया, दिस चैप्टर हैज़ गॉट फुल्ली चेंज्ड, ये चैप्टर पूरा चेंज हो चुका है। इस चैप्टर का हम लोग पुराना में जो पढ़ते थे वो अब काम नहीं आता, मतलब वो काम आता है, बस ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिक नॉलेज के लिए काम आता है, और फाइनल लेवल में जो चाहिए अभी न्यू सिलेबस में वो इस चैप्टर में काम नहीं आता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो आप पढ़ते थे वो सारा का सारा है ही, वो सारा का सारा है, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मूलाज एज इट इज़ हैं, उसके सम्स भी कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं, प्लस इसमें एडिशंस हो गया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एडिशंस हो गया है, क्या हो गया है, थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया है, नया नया टाइप ऑफ वेरिएंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, एबीसी एनालिसिस बेस्ड वेरिएंस के ऊपर थोड़ा सा इन डेप्थ कैलकुलेशंस, वो सब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जैसा था ये इंटर का, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चंस है वो ऑफ कोर्स ओल्ड सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा था, न्यू सिलेबस में क्या किया, उसको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर दिया, बस यहाँ पे लेसर है, इसी में सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड कर दिया। अच्छा, सर्विस सेक्टर और स्पेसिफिक सेक्टर से कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेसिफिक सेक्टर नाम का एक चैप्टर ओल्ड सिलेबस में तो था ही नहीं, न्यू सिलेबस में बनाया था, बट उसको अभी हटा दिया है, तो सर्विस सेक्टर अलग है, स्पेसिफिक सेक्टर अलग है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग पूरा सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हट चुका है, ये पूरा हट चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यहाँ पे भी है, नाम चेंज हो गया चैप्टर का, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम चैप्टर बन गया है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग डिसीजन मेकिंग में घुसा दिया गया है, डिसीजन मेकिंग में, और बहुत ही कम कर दिया गया, वेरी लेस, मतलब ओनली ग्राफिकल सोल्यूशन का आइडिया होना चाहिए आपको, दैट्स इट। जैसे हम लोग जिस लेवल पे फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल सिंप्लेक्स करते थे वो सब हट चुका है, सिंप्लेक्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, सिंप्लेक्स रिमूव्ड, फॉर्मुलेशन रिमूव्ड, सिंप्लेक्स और फॉर्मुलेशंस का जो भयानक भयानक क्वेश्चन आप करते थे वो सब यहाँ पे नहीं आता। ट्रांसपोर्टेशन पूरा हट गया, असाइनमेंट पूरा हट गया, सीपीएम पूरा हट गया, पर्ट पूरा हट गया, सिमुलेशन पूरा हट गया। लर्निंग कर्व थ्योरी है बट उसको मिक्स कर दिया है प्राइसिंग डिसीजन के साथ, इसको किसके साथ मिक्स कर दिया, प्राइसिंग डिसीजन के साथ मिक्स कर दिया है, प्राइसिंग डिसीजन के साथ मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, सो एक बार मैं वापस से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपने देखा ओल्ड सिलेबस के मैट के हिसाब से कि ओल्ड सिलेबस में जो जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से हटे क्या हैं, हटे क्या है, रिमूव्ड, खाली इसमें से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिमूव हुआ है चैप्टर 1, बाकी सब पूरा ही है। चैप्टर 2 में बोल रहे हैं सम्स थोड़ा सा कम करो, तो कि कौन कौन सा सम करो, जो न्यू मैट में दिया हो वो करो। चैप्टर 3 पूरा सेम है, चैप्टर 4 पूरा चेंज हो गया, कम्प्लीटली चेंज्ड, चैप्टर 3 में थोड़ा सा ऐड हुआ है, चैप्टर 4 में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़े थे वो है ही, उसके साथ एक्स्ट्रा एडिशंस में प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ते थे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था पहले, ये आप समझ लीजिए मर्ज हो गया डिसीजन मेकिंग के साथ, तो इसको अलग से आपको चैप्टर बोल के नहीं पढ़ना है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग पूरा सेम है, और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आपका रिमूव कर दिया गया है, ये चैप्टर अब नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पूरा सेम है। लीनियर प्रोग्रामिंग का खाली ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, बाकी सिंप्लेक्स फॉर्मुलेशन का जो डीप वाला सम्स है वो सब हट गया, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सीपीएम, पर्ट, सिमुलेशन सब हट गया। लर्निंग कर्व का प्राइसिंग डिसीजन है। तो अब वापस एक बार और फ्लिप साइड से देखते हैं, ये मैंने इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस खोला हुआ है जिसमें एससीएमपी का पूरा सिलेबस बताते हैं वो लोग। तो इसमें जैसे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये वाला जो भी डिस्कशन है ये सेम एज बिफोर है, सेम एज बिफोर, जस्ट दैट इसमें एक दो मॉडल नया ऐड हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू शॉप मॉडल इसमें नया ऐड हो गया। वैल्यू शॉप मॉडल पहले आप नहीं पढ़े हैं, नया ऐड हो गया। ठीक है, तो चैप्टर 1 में बाकी ये वाला जो था वो हमारा ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 1 का एक हिस्सा था, ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 1 का एक हिस्सा था, वो चीज़ बस वहाँ से पूरा उठा के एक नया चैप्टर में बना दिया है,
और वैल्यू शॉप मॉडल बोल के एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है। ठीक है, पहले चैप्टर 1 में ही था, ओल्ड में भी चैप्टर 1 में ही था, और उस चैप्टर 1 से ये कुछ पार्ट्स उठा के ये चैप्टर बनाया और वैल्यू शॉप मॉडल बोलकर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया। नाउ मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जब आते हैं तो इसके अंदर आप देखिए TQM पहले भी था, थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट पहले भी था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे पहले उतना जोर नहीं था कुछ, अभी जोर डाल दिया है। ये आप समझ लीजिए नया आ गया है, ये आप समझ लीजिए नया आ गया है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, एक पेज में ख़त्म हो जाता है, बट नया है। आउटसोर्सिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक ही होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक ही होता है। तो इस तरह से वो रिफ्लेक्शन भी है, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा बहुत ज़्यादा नया मैं टैग नहीं लगाना चाहता हूँ। जैसे न्यू क्या आया यहाँ पे, वैल्यू शॉप मॉडल, न्यू आया सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरा डेप्थ में आ गया, न्यू आ गया गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, या एक और यहाँ पे दिया हुआ है ये बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, आपको दिख रहा है ये बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, ये एकदम नया है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है। बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल अभी जुलाई 21 में ही इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो नया आया मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये नया आया है, वैल्यू शॉप मॉडल नया आया है। फिर आते हैं लीन सिस्टम एंड इनोवेशन पे। तो लीन सिस्टम में जस्ट इन टाइम हम लोग पहले भी पढ़ते थे, ये सेम ही है। काइजन हम लोग का पहले भी था, एक पैराग्राफ पहले का सिलेबस में था अगर आप पढ़े हैं तो। 5S नया आया है। ठीक है, 5S पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे, ये नया आ गया। TPM नया आ गया। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा डेप्थ में नया डाल दिया। 6 सिग्मा पहले भी था। प्रोसेस इनोवेशन करके एक नया चीज़ डाल दिया। BPR का पैराग्राफ पहले भी था, थोड़ा सा BPR को और डिटेल कर दिया गया है, BPR का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल्ड कर दिया गया है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख पा रहे 5S नया है, मतलब ओल्ड सिलेबस में आप ये नहीं पढ़े। TPM नया है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और वन पीस प्रोडक्शन सिस्टम ये भी एकदम नया है, इस पर तो और डेप्थ अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें प्रोसेस इनोवेशन करके नया है, और BPR को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 6 सिग्मा आपका पहले का पढ़ा हुआ है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस में भी था। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन पहले का था, टारगेट कॉस्टिंग भी पहले का था। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग में जैसे नया क्या दिखता है कि एप्लीकेबिलिटी बोलकर एक नया पार्ट जोड़ दिया कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर इसका हो सकता है, सूटेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, इसके ऊपर अपने पहले डिस्कशन नहीं किए हुए होते हैं। वैल्यू एनालिसिस इंजीनियरिंग पहले भी था, कोई नया नहीं है इसमें। परेटो एनालिसिस आप पहले भी पढ़ते थे, प्राइसिंग चैप्टर में होता था। लाइफ साइकिल भी पहले था। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा नया आ गया, ये चैप्टर आपके पहले सिलेबस में नहीं होता था, तो ये पूरा नया चैप्टर है, आपको अलग से तैयारी इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, खुशखबरी ये है कि ये रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम नवंबर 21, तो इसको लेकर नया सिलेबस में एक चैप्टर बनाया गया था। अभी रिसेंटली May 21 का मैट एक नया आया था, उसमें मॉडिफाई भी किया गया और फिर इस चैप्टर को हटा दिया गया। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में CVP एनालिसिस, रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और नॉन फाइनेंशियल एंड एथिकल कंसिडरेशन। देखिए CVP सेम ही है। ठीक है, इन बस उसमें क्या है, आप लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत ब्रेक इवन निकालते थे, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है विथ ABC। रेलिवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेम ही है, थोड़ा इजी हो गया, आप ऐसे ही समझ लीजिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ डिसीजन मेकिंग भी सेम ही है, जो पहले था वैसा ही है, जस्ट ये नया आया एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस रेलिवेंट टू डिसीजन मेकिंग। इस पे हम लोग पहले काम नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करते थे। अभी डिसीजन मेकिंग में हर जगह हम लोग को बोला जाता है कि आप एडवाइस करो, रेकमेंड करो, तो उसमें हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेशन ख़त्म करने के बाद नॉन फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से भी सजेशंस लिखते हैं, तो इस तरह से ये नया हो गया है। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन में जैसे आप देखेंगे ये सब प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये सब सेम है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये सब सेम है, कुछ भी नया नहीं है। इसी के अंदर आपको लर्निंग कर्व थ्योरी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो इसके अलग से हम लोग कोई भी इसमें नया कुछ है सच नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का पार्ट। जैसे SCM एंड PE बनाया ना, तो PE में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का पार्ट है।
तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करके एक नया चैप्टर ही पूरा बनाया गया है जो पहले हम लोग के नहीं होते थे। बट फिर भी इस चैप्टर में से हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड पहले भी पढ़ते थे। बैलेंस स्कोर कार्ड हम लोगों का उस चैप्टर में आता था, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बोल के जो चैप्टर था ओल्ड सिलेबस में उसमें आता था। बाकी ये सब कुछ नया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऐसे तो बेसिक्स बोल के पढ़ाया जाता था, बट फिर भी मैं बोलूँगा ये सब आपके लिए नया है, ये पूरा नया है बोलूँगा मैं। बैलेंस स्कोर कार्ड ही खाली ओल्ड था, कंटिन्यूड है। न्यू को हाईलाइट कर देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नया है, CSF और KPIs को लिंक करके पढ़ना नया है, पिरामिड नया है, प्रिज्म परफॉर्मेंस प्रिज्म नया है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल नया है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स नया है, बेंचमार्किंग का थोड़ा सा एक पैराग्राफ पहले था, अभी काफ़ी डिटेल्ड आ गया है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं ये सब नया है, ठीक है। बेंचमार्किंग का डिटेलमेंट आ गया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर पूरा नया है। प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट थोड़ा सा ये पहले आप किए हैं, अगर आप ओल्ड सिलेबस अच्छे से घाटे हैं तो ये पहले एग्जिस्ट करता था, बट थ्योरी के लिए तो मैं इसको एक बार छोड़ दिया कि पहले ही एग्जिस्ट करता था तो इसको छोड़ देते हैं। बजट चैप्टर में पहले था इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट मैट का वन बिगेस्ट चैप्टर में से है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं न्यू सिलेबस में। तो ये सारा का सारा आपका नया ही है, आप ऐसा ही मान लीजिए। इसमें बैलेंस स्कोर कार्ड ही खाली आप थोड़ा सा जानते हैं, उतना डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे जितना डेप्थ में अभी पढ़ने का ज़रूरत है। तो मोर डिटेल्ड आपको बैलेंस स्कोर कार्ड भी पढ़ना है। तो दिस चैप्टर रियली हैज़ गॉट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस अंडर न्यू सिलेबस। हर बार इससे 20-30 मार्क का आता भी है, ठीक है। नेक्स्ट डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग में देखिए नया क्या है कि इसमें टाइप ऑफ सम सारे सेम ही हैं, कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं, कॉन्सेप्ट्स आर सेम, जस्ट दैट इट हैज़ बिकम मोर एनालिसिस ओरिएंटेड। एनालिसिस ओरिएंटेड एज इन कि आप जब ट्रांसफ़र प्राइस निकाल लेते थे तो ट्रांसफ़र प्राइस निकालने का तरीका क्या था उसको एक्सप्लेन अब करना पड़ता है। फिर उसके बाद उस तरीका का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब भी अब नया जानना पड़ता है जो पहले नहीं जानते थे। पहले हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दे देते थे, अब हर तरीका का एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, वो हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्रॉस एग्जामिन करना पड़ता है। तो एनालिसिस ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट्स आर सेम, तो आपको इसके सम्स के प्रेजेंटेशंस वगैरह देखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट आते हैं तो प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे से हो रहा है। बाकी सम्स वगैरह आज भी इसमें ओल्ड सिलेबस वाले न्यू सिलेबस वाले सेम ही हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, पहले प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बोल के जो चैप्टर था वही है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एनालिसिस, वो ग्रोथ इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट वाला क्वेश्चन वो है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एडवांस लेवल, यानी कि वो सब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अगर आपको याद हो ये सब पहले भी था, ओल्ड सिलेबस में भी हम लोग करते थे, वही चीज़ वापस यहाँ पर है। तो इसमें एज सच मुझे नहीं लगता कि कुछ नया बोलकर कुछ घुस रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत एक इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से चलोगे तो एक पढ़ाई है वैल्यू एडिंग और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को लेकर, वो भी हम लोग ओल्ड सिलेबस में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, थोड़ा सा और इसको रिफ़ाइन किया जा सकता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी वगैरह भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट एक न्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। वो भी पहले था बट थोड़ा सा भी इसका वर्जन है ना अपग्रेड हो गया है। पहले भी पढ़ाते थे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, मेरे को याद है मैं ओल्ड सिलेबस में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और लास्ट आ रहा है मैनेजरियल कंट्रोल रिलेटेड बजटरी कंट्रोल। मैंने जैसे कि बोला है चैप्टर पूरा ही चेंज हो चुका है, पूरा इस चैप्टर में जो भी कुछ करते हैं वो पुराना सिलेबस से मैच नहीं होता। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे यहाँ पे लिखता है एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंस से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिक वेरिएंस तो नहीं आया ना, तो बेसिक वेरिएंस तो जानना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको एडवांस आएगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर बोलेंगे तो ये सारा एडवांस लेवल का चीज़ है जो आपका वहाँ पे ख़त्म हो गया था ओल्ड सिलेबस में, जो लास्ट में एकदम जो थोड़ा बहुत करते थे वहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है। और अब बोल रहा है कि बेसिक पे हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, बट पूछ रहा है, बेसिक पे भी पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एडिशन ही हुआ है, तो हम लोग अब पढ़ाते समय क्या करते हैं ना, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस को कम कराते हैं, एडवांस क्वेश्चंस को ज़्यादा कराते हैं। एडवांस वेरिएंस यानी वही प्लानिंग, ऑपरेटिंग और ट्रेडिशनल वेरिएंस का बात हो रहा है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस का यहाँ पे बात हो रहा है। फिर आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, फिर आपका मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला वेरिएंस हम लोग सीखेंगे, रिकॉन्सिलेशन हम लोग सीखेंगे। इन्वेस्टिगेशन एकदम नया चीज़ है जो आप पहले नहीं सीखे। एडवांस वेरिएंस थोड़ा सा डेप्थ में आ गया,
प्लानिंग ऑपरेशनल और एडिशनल, प्लानिंग ऑपरेशनल और ट्रेडिशनल वेरिएंस, और इन्वेस्टिगेशन वेरिएंस के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई आ गया, और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बोलकर एक डाला है जिसको लेकर उतना वरी करने का चीज़ नहीं है, बहुत हल्का सा पार्ट है, और वेरिएंस इन्वेस्टिगेशन भी बहुत हल्का सा पार्ट है। मेन जो है वो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का एडवांस वर्जन है। और एक केस स्टडी बोल के हम लोग डालते हैं, तो केस स्टडी कोर्स कॉन्सेप्ट से ही बनता है। केस स्टडी बोल के एक सिलेबस में बनाया जरूर है, ठीक है, बट ये आपको कोर्स के जो ऊपर के चैप्टर्स है उसी से ही लेके केस स्टडी, मैंने थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन समझ लीजिए, कहानी वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसमें आपको अपना बुद्धि लगाकर एप्लीकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, वो टाइप का क्वेश्चन आता है। वो एक नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, जो पहले नहीं आता था। न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो किसी भी चैप्टर से कनेक्टेड हो सकता है। जनरल नोट में लिखा है, पहले जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होते थे उसमें खाली लीनियर प्रोग्रामिंग और लर्निंग कर्व इंक्लूडेड है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। डिसीजन मेकिंग जो चैप्टर है ना, उसी में ही आपका दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लीनियर प्रोग्रामिंग, थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है। तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड नाउ द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस टॉपिक्स। बट द मेजर डिफरेंस लाइज अगेन कि जो चैप्टर आपका जैसे सेम भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग सेम है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला डिसीजन मेकिंग सेम है बट थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है, जस्ट इन टाइम काइजन वगैरह सेम है, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में भारी परिवर्तन है। सारे क्वेश्चंस को इन लोगों ने स्किल वाइज क्वेश्चन बना दिए। मेजर चेंज इज इन क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है, लहजा है, उससे ज़्यादा भी मैं क्या बोलूँगा, हो सकता है आप क्वेश्चन में सिमिलैरिटी देखें, तो मेजर चेंज इज इन आंसर प्रेजेंटेशन। सबसे ज़्यादा चेंज आंसर में है। आंसर बहुत अलग तरीके से भी लिखा जा रहा है, वो आप पुराना तरीका लगाओगे तो आप सिर्फ कैलकुलेशन कर लोगे कैलकुलेटर में, और कैलकुलेशन वाला पार्ट एग्जाम में क्या होता है ना, 10 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 4 मार्क का ही कैलकुलेशन आ रहा है, 6 मार्क का बोल रहा है कमेंट लिखो, तो कमेंट लिखना नहीं बनता है। ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स का परेशानी सिर्फ यही हो रहा है, जो भी ओल्ड से न्यू में बीच बीच में घुसे हैं ओल्ड पढ़ के, उनका परेशानी सिर्फ यही है कि कमेंट्स नहीं लिख पा रहे हैं आंसर में, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, एनालिसिस पार्ट है, वो नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये सब नीड को भी हमने ओवर द पीरियड समझा, अपने स्टूडेंट्स का बहुत सारा फीडबैक लिया, और भी हमारा 2 बैच है, एक फास्ट ट्रैक बैच है और एक रेगुलर बैच है। दोनों में एज पर द नीड ऑफ एग्ज़ाम पूरा रिवैम्प करके पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ओल्ड सिलेबस का हूँ सर, अब न्यू सिलेबस में जाना है, तो मैं क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सिर्फ बचा हुआ जो चैप्टर्स आप बताएं नया उस चैप्टर का क्लासेस वीडियोस यूट्यूब से वगैरह से देख लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, या अपने से पढ़ लूँ तो काम हो जाएगा? तो देखो, बात 2 है, एक कॉन्सेप्ट्स की, तो वो तो मार्किंग मैंने कर दिया, नया क्या है, कंटिन्यूड क्या है, वो आप हैंडल कर लोगे। बट दूसरा जो बात है वो है हर चैप्टर का क्वेश्चंस का अप्रोच, जो आपका ओल्ड सिलेबस में था वो अब बहुत ही कम है यहाँ पर न्यू सिलेबस में। वो डिफरेंस काफ़ी हद तक झलकता है। अगर मैं बोलूँ 125 मार्क का पूरा इंस्टीट्यूट पेपर सेट करता है, उसमें से 100 मार्क का अपने को करना पड़ता है, तो 125 मार्क में सिर्फ 20 से 25 मार्क का पेपर ऐसा आता है जो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन के पैटर्न के जैसा मैच हो जा रहा है, बाकी सब नया नया पैटर्न का क्वेश्चन है। इवन इन ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो पूरा सेम है, इवन इन यू कैन से प्राइसिंग जो सेम है, इवन इन एनी अदर चैप्टर, जस्ट इन टाइम या TQM जो भी पहले आता था उसमें वो वाला थोड़ा सा आता है, बट उसके साथ जो एडजॉइनिंग पार्ट क्वेश्चन में डाल देता है, वो पार्ट बहुत बार सेल्फ रीडिंग में आप ओल्ड सिलेबस के बेस पे नहीं कर पाओगे। आपको उसके लिए न्यू सिलेबस का जो राइटिंग पैटर्न है उसका सजेस्टेड आंसर देख देख के आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट नया क्या चाहता है। तो यही खाली एक सजेशन है कि ओल्ड से अगर आप न्यू में जा रहे हो तो एक सिनेरियो हो सकता है आप अपने आप ही कवर अप करोगे, एक सिनेरियो हो सकता है अपने आप कवर अप करोगे। तो अपने आप जब कवर अप करोगे तो हर चैप्टर का क्वेश्चंस एंड आंसर्स तो देखना पड़ेगा। जो सेम है उसका कॉन्सेप्ट आप पुराना देख लो,
बट क्वेश्चन एंड आंसर हर चैप्टर का दिखना होगा। और ये नहीं कि खाली क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपका आ गया तो मेरा हो गया। उस आंसर के बाद अपना आंसर निकालने के बाद नीचे में इंस्टीट्यूट का आंसर में क्या 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 एक्स्ट्रा थ्योरी मटेरियल लिखा हुआ, उसको हल्का में मत लेना, उसको ईजी मत लेना, उसको डीप में लेना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप स्कोर कर पाएंगे। अगर आप हल्का हल्का में लेंगे तो 30-40 नंबर आके रह जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ भी छोटा छोटा थ्योरी आंसर्स में लिखा हुआ रहता है, वो आपको जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है आप क्लास लेना चाहते हैं। अगर क्लास लेना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, फास्ट ट्रैक ले लो या रेगुलर ले लो। फास्ट ट्रैक और रेगुलर में फ़र्क क्या है? रेगुलर में थोड़ा रिटन प्रैक्टिस भर भर के है और फास्ट ट्रैक में रिटन प्रैक्टिस थोड़ा कम है, डिस्कशन कर करके भी काम निकाल देते हैं। तो वो डिपेंड करता है अब आपका मैच्योरिटी और आपका टाइम, सब्जेक्ट के प्रति आपका कैसा मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी एज इन सब्जेक्ट आप कितना जानते हैं और टाइम आपके पास कितना है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर मैच्योरिटी और टाइम, मैच्योरिटी ठीक है और टाइम कम है तो फास्ट ट्रैक सही है। ठीक है। मैच्योरिटी नहीं है सब्जेक्ट के प्रति तो फिर रेगुलर ही सही है। टाइम फैक्टर जो भी हो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैच्योरिटी नहीं है सब्जेक्ट के प्रति तो फास्ट ट्रैक कैसे हैंडल करोगे? फास्ट ट्रैक फास्ट हो जाएगा आपके लिए। सब्जेक्ट में मैच्योरिटी और टाइम कम है तो फास्ट ट्रैक ठीक है, सब्जेक्ट में मैच्योरिटी नहीं है तो रेगुलर ठीक है। ठीक है। तो यू हैव टू प्लान। बेसिकली फास्ट ट्रैक में करीब करीब आपको 150 घंटा पढ़ना पड़ता है, रेगुलर में 270 घंटा अप्रॉक्सीमेटली पढ़ना पड़ता है। मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट वो 1.8 टाइम्स हो जाता है, 1.8 टाइम्स ऑफ रेगुलर। फास्ट ट्रैक इज़ रेगुलर। तो वो टाइम स्पेयर किया हुआ इसलिए वैल्यूएबल हो जाता है बिकॉज आप बहुत सारा रिटन प्रैक्टिस करते हो ना, तो याद हो जाता है, बहुत सारा चीज़ याद हो जाता है आपको, ज़्यादा याद हो जाता है। फास्ट ट्रैक में फिर क्या होता है कि थोड़ा सा बार बार घुमाना पड़ता है, अपने आप घुमाने से वो माइंड में याद रहता है। रेगुलर में थोड़ा कम घुमाने से भी काम चलता है, बस यही फ़र्क है। खैर आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो। अगर स्टिल कोई क्वेरी बच गई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट मैं आपको सीए फाइनल एसएफएम का भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि एसएफएम भी मेरा सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा जानकारी आपको मैं इसके बारे में भी दे सकता हूं। सो इसमें चैप्टर्स रिमूव क्या क्या हो गए? कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, डिविडेंड पॉलिसी हट गया। फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया बोल के एक चैप्टर था वो भी हट गया। नेक्स्ट चैप्टर्स टू कंटिन्यू, बाकी सारे कंटिन्यू हो रहे, यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, इंडियन कैपिटल मार्केट, इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो सबका नाम चेंज कर दिया गया, मैं आपको बता दूंगा अभी। सिक्योरिटी एनालिसिस है, पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड है, मनी मार्केट का सिर्फ प्रैक्टिकल है। एफडीआई, एफआई, आईएफएम का आईएफएम नाम रख के कंटिन्यू कर दिया गया, उसमें जो भी नॉलेज है फॉरेक्स है और मर्जर्स है, ये सारा चैप्टर्स कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या क्या नया भी ऐड हो गया वो भी आपको जानना है, तो इसके लिए आप ये सिलेबस को देखिए एसएफएम का। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वही चैप्टर 1 जैसा है, सेम टू सेम। रिस्क मैनेजमेंट एक नया चैप्टर आ गया। सिक्योरिटी एनालिसिस जो था पहले ही है उसी को ब्रेक कर दिया गया। पहले सिक्योरिटी एनालिसिस मिला के दोनों होता था, अभी सिक्योरिटी एनालिसिस और वैल्यूएशन दोनों ब्रेक कर दिया गया है। ध्यान रखना इसी में बॉन्ड वैल्यूएशन और फिक्स इनकम सिक्योरिटी एनालिसिस भी जो आप पढ़ते थे वो सारा का सारा आ जाता है। तो ये दोनों मिलाकर पहले सिक्योरिटी एनालिसिस था, अभी सिक्योरिटी एनालिसिस अलग हो गया और वैल्यूएशन अलग हो गया। तो खाली ब्रेकअप किया गया है। पोर्टफोलियो में जो है सारा चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन करके एक छोटा चैप्टर नया ऐड हुआ है। म्यूचुअल फंड सारा सेम है, उसमें एक दो सम्स आए हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन लेवी और कुछ थ्योरीज थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो पहले आप नहीं पढ़ते थे। डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, ये इंडियन कैपिटल मार्केट था पहले आईसीएम, उसमें हुआ करता था इसका सारा डिस्कशन, वो अब इसमें घुसा दिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज वाला सेम है सब कुछ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नया चैप्टर बना है, पहले भी था एफडीआई, एफआई और आईएफएम, बट अब इसमें सम्स वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। हालांकि वो सम्स पहले भी इंस्टीट्यूट ने एड ऑन सम्स बोल के कोरिजेंडम के थ्रू या एक्स्ट्रा सम्स फॉर प्रैक्टिस बोल के डाला था, करते थे आप नहीं करते थे हमें याद नहीं है, ज़्यादा हम लोग उस पर इम्फेसिस नहीं दिए थे, बट अभी न्यू सिलेबस में उसके ऊपर इम्फेसिस चला गया है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बोलकर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है, जिसके ऊपर पहले ध्यान नहीं देते थे। स्वॉप्शंस बोल के कॉन्सेप्ट है जिस पे इतना पहले गौर नहीं करते थे। हाँ, पहले ऑप्शंस वगैरह जब आप पढ़ते थे ना, ऑप्शन स्ट्रेटजीज वगैरह पढ़ते थे, याद है आपको? तो उस ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे उतना जोर नहीं है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो अपने अलग अलग पढ़ते थे, बटरफ्लाइज वगैरह, वो सब उतना जोर से यहाँ पे नहीं है, हल्का से मतलब
कि बस उसका सम्स कर लेना है, और उतना जितना डेप्थ में हम लोग पढ़े हैं उतना नहीं पढ़ना है। ओल्ड सिलेबस का स्ट्रेटजी जिस तरह से पढ़े थे उतना न्यू सिलेबस में नहीं है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एक्चुअली वही सिक्योरिटी एनालिसिस से ही निकाला हुआ एक चैप्टर है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बोलकर। पहले सिक्योरिटी एनालिसिस में इसका हम लोग सम्स वगैरह करते थे, अब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में ये चला गया है। फिर मर्जर वगैरह जो था पूरा वैसा ही है। स्टार्टअप फाइनेंस एक छोटा चैप्टर नया ऐड हुआ है, इसका थ्योरी भी है, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। ठीक है, स्टार्टअप फाइनेंस ज़्यादा जैसे नया जो ऐड हुआ है, जैसे स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन एक नया ऐड हुआ है आप देखो, और एक रिस्क मैनेजमेंट। इसमें प्रैक्टिकल, जैसे रिस्क मैनेजमेंट में एक ही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एट रिस्क का प्रैक्टिकल। ये रिस्क मैनेजमेंट और वहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का रिस्क मैनेजमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे तो छोटा सा चैप्टर है, वहाँ तो पूरा एक सब्जेक्ट है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट छोटा सा है एकदम, इसमें टाइप्स ऑफ रिस्क और वैल्यू एट रिस्क पे फोकस किया गया है। और सिक्योरिटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट आप लोग इंटर में पढ़ते थे, डेट सिक्योरिटाइजेशन, उसी के ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेटेड डिस्कशन है थ्योरी के एंगल से। और फिर आपका यहाँ पर स्टार्टअप फाइनेंस जो है ये एक नया चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल का कैलकुलेशन भी आ सकता है। जनरली थ्योरी है, प्रैक्टिकल कैसे, वो वेंचर कैपिटल हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक पोर्शन, वेंचर कैपिटलिज्म को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी। ठीक है, तो बाकी ये नया चीज़ है, बहुत ज़्यादा एसएफएम में टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके चेंजेस नहीं है। हालांकि लास्ट 2 टर्म हुआ था, जनवरी 21 और नवंबर 20 का एग्ज़ाम एसएफएम के लिए, थोड़ा सा उसमें 2-4 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आया था। बाकी हमेशा एसएफएम में क्या रहा है कि पास पेपर का ही क्वेश्चंस या इंस्टीट्यूट मैट का ही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। रिसेंटली May 21 में एसएफएम का मैट इंस्टीट्यूट ने बहुत रिवाइज़ किया और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले जो ओल्ड सिलेबस में थे। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि ओल्ड सिलेबस का कितना क्वेश्चन हम लोग को न्यू सिलेबस में करके जाना है। तो अब एसएफएम का अगर आप मैट उठा के देखोगे ना, जो चैप्टर मैंने सेम बोला, आप देखोगे उसका बहुत सारा सम्स ऑलरेडी आप लोग का किया हुआ है, कोई अलग से मेहनत करना नहीं। अब जो नया नया सम्स है वो सब तो करना ही पड़ेगा। ओल्ड से न्यू में आने के लिए कुछ बेसिक बात ये है कि देखो, इंस्टीट्यूट मैट जो नया वाला है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूट मैट नया वाला आपको सारा का सारा पढ़ना है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें जितना सम्स है वो करना है। प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो इंस्टीट्यूट मैट के बाद जितना भी एमटीपी, आरटीपी और पास पेपर्स है उसको भी करना है। बस यही नियम है। ओल्ड सिलेबस में भी यही बात बोलते थे, न्यू सिलेबस में भी यही बात बोलते हैं। ओल्ड सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड था, उसमें बहुत सम्स थे। न्यू सिलेबस में आप आए हो तो न्यू सिलेबस में एक फ़ायदा है कि थोड़ा सा कम मैच्योर हुआ है, उतना नहीं जितना ओल्ड मैच्योर्ड था, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सम्स की मात्राएं थोड़ी सी कम मिलेंगी आपको। ठीक है, ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में। तो ओल्ड सिलेबस में इसलिए बच्चे क्या करते थे, इंस्टीट्यूट मैट ही कर ले वही बहुत था। बट अभी आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट करने से नहीं बनता, उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ता है। जितना इंस्टीट्यूट से आज तक रिसोर्स आया हुआ है सब कुछ आपको करना है। एसएफएम के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एसएफएम में आ रहे हो तो जो छोटा छोटा चैप्टर है ना, ये सब ओरली पढ़ने से भी बनेगा। स्टार्टअप फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, छोटा छोटा चैप्टर आप इंस्टीट्यूट मैट खोलोगे 5-10 पेज में ख़त्म हो जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन और ये सब के वीडियोस भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ठीक है, सब चीज़ के वीडियो सर्च मारते ही मिल जाएंगे और छोटा छोटा चैप्टर है। मेरा एक रिकमेंडेशन है कि हमारा एसजेसी का वेबसाइट पे आपको एसएफएम दिव्य जड़ी बूटी बुक मिलेगा, एक दिव्य जड़ी बूटी बुक। एसजेसी वेबसाइट पे ई लाइब्रेरी में जाके खोजोगे, कहाँ पे जाके खोजोगे, ई लाइब्रेरी में जाके खोजोगे तो आपको मिलेगा। कहाँ जाके खोजोगे, ई लाइब्रेरी में, एसजेसी वेबसाइट में। आप बस ये बुक लेके सॉल्व कर लीजिए, 2 बार आपका काम बन जाएगा। जितना क्वेश्चंस आ सकता है उसमें हमने आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर्स और ऐसे मैट सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। सॉल्व्ड बुक है और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी हमारे वेबसाइट पर उसी कोर्स में मिल जाएगा, लिंक्ड नहीं मिले तो यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने का ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो सॉल्यूशन मतलब पूरा बुक का नहीं है एक्चुअली, जो नया वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है इस डीजेपी बुक में उनका वीडियो सॉल्यूशन मैंने अभी डाला हुआ है। जो पुराना वैराइटीज़ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है जो आप लोग भी किए हुए होते हैं, वो सब हम लोगों ने नहीं दिया है। वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का डाला है जो आपका कवर करा देगा पूरा एसएफएम। तो एसएफएम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट नीड
टू डू द एंटायर SFM अगेन। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सारा बैठा हुआ है माइंड में, तो आप बस उठा के ये DJB बुक सारा, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सब आ जाएगा, सब पूरा पढ़ डालिए। 2 बार मिनिमम करना है, हो जाएगा आपका काम। आपको कहीं और जाने का ज़रूरत ही नहीं है। आप बस लास्ट में इंस्टीट्यूट मैट से गो थ्रू करते हुए चल जाइएगा कि क्या क्या चीज़ हो गया। जनरली बस क्या होता है कि इंस्टीट्यूट है ना, कभी कभी नया नया थ्योरी भी देता है। सम्स तो जितना है वो सारा यहाँ पे कवर्ड है। DJB बुक में इंस्टीट्यूट मैट का जो जो क्वेश्चंस बना हुआ है वो सब बनाया हुआ है, यहाँ पर डाला हुआ है। और पास पेपर्स में जो है RTP में या MTP में वो सब डाला हुआ है। बट इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या कर रहा है, एकदम अनटच्ड थ्योरी को भी एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। जैसा कि अभी जुलाई 21 एग्जाम में हुआ, जैसे एक ट्रैकिंग एरर करके कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फंड का, उससे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट इंस्टीट्यूट इससे इस बार पूछ लिया। तो थ्योरी के लिए बस रिकमेंडेड रहेगा कि इंस्टीट्यूट मैट में DJB करने के बाद देख लेना कुछ और भी 1-2 पैरा किसी चैप्टर में छूट गया है तो उसको कवर अप कर लेना। बट DJB से इनफ है, आपको क्लासेस लेने की दरकार नहीं है। मैराथन रिवीजन भी मेरा पर्सनली कराया हुआ सारा आपको मिल जाएगा, उससे भी आप कवर अप कर सकते हो। मैराथन रिवीजन में एक एक चैप्टर सुनो, DJB बुक सॉल्व करो, वो एक बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपको रिवीजन किया हुआ ही है तो सिर्फ DJB बुक सॉल्व कर डालो। जो नया चैप्टर है उसका तो सेल्फ रीडिंग से भी हो सकता है, या फिर उसका आपको यूट्यूब में वीडियोस मेरा भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे सर अच्छे अच्छे सर हैं उनका भी मिल जाएगा। बट SCMP के लिए मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि आप बस एक बुक ले लो और आपका काम हो जाएगा। उसमें मुझे थोड़ा सा आज के ज़माने के हिसाब से रिस्क लगता है कि सिर्फ बुक लेने से काम हो जाएगा, बिकॉज उसमें हर चैप्टर में नए नए वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और करने हैं। तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप फास्ट ट्रैक और दूसरा रेगुलर, जैसा आपका टाइम और मैच्योरिटी आपको परमिट करता है वैसा कर लीजिए। हालांकि अगर नहीं सहूलियत है, वैसा साधन नहीं है, तो भी फिर एक और उपाय यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको SCM मैराथन रिवीजन पूरा मिलेगा। तो एक एक चैप्टर का मैराथन रिवीजन सुनते जाइए। उस रिवीजन को सुनने के लिए आपको एक बुक की ज़रूरत है जो हमारे जैसी वेबसाइट में ई-लाइब्रेरी से आपको मिलेगी, जिसका नाम है SCM सेवियर। ये बुक आप ई-लाइब्रेरी से ख़रीद लीजिए। और फिर इसके बाद SCMP का एक DJB बुक वापस है, दिव्य जड़ी बूटी बुक, जो वापस ICAI मैट पास पेपर्स MTP RTP का सारा क्वेश्चंस कवर करता है। और इसका भी यूट्यूब में सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो आप एक एक चैप्टर का मैराथन सुनते जाइए और DJB को सॉल्व कर पा रहे हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देख देखे तो कोई बात नहीं है। ये मतलब लास्ट रिजॉर्ट है, बट परफेक्ट काम फास्ट ट्रैक या फिर रेगुलर से ही होगा। मोस्ट यूजफुल रेगुलर है, टाइम कम है, मैच्योरिटी है सब्जेक्ट में, तो फास्ट ट्रैक है। अब मान लीजिए उतना भी टाइम नहीं कि फास्ट ट्रैक ले सकें, तो फिर लास्ट फिर मरता क्या ना करता वाला सिचुएशन है। तो इसमें मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता। मेरे नज़र से ये दोनों चीज़ उनके लिए सही है जो एक बार न्यू सिलेबस पूरा गो थ्रू किए हुए, वो दोबारा जब पढ़ते हैं तब उनके काम आता है। बट एकदम न्यू सिलेबस जो नहीं पढ़े फर्स्ट टाइम में इससे कितना समझेंगे, दैट इज़ नॉट माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वो पूरा। बट या यही है। आई होप आपको मैं आपके सवालों का सारा जवाब दे पाया। और कोई भी सवाल हो तो बेझिझक कमेंट में पूछेगा, बताएंगे धीरे धीरे आपको। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। न्यू सिलेबस में वेलकम।